कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से बेड पर है। इस लेडी का नाम सुवोनो है जो किसी जमाने में एक फेमस सिंगर हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सुवोनो का इलाज करवाने के लिए इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इन लोगों ने अपना घर बेच डाला है और साथ ही बैंक से लिया हुआ लोन भी वापस नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी सुवोनो की तबीयत कुछ ठीक नहीं हो पाई। सुवोनो की बीमारी की वजह से सारी फैमिली की रूटीन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इसीलिए इन लोगों ने सुवोनो के पास एक बेल रख दी है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें बुला सके। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी फैमिली पहले की तरह अपने कामों में लग जाती है, लेकिन अभी भी ये लोग सुवोनो के लिए काफी परेशान हैं। ये 1981 का दौर है और लोग अभी भी सुवोनो के गाने सुनना पसंद करते हैं। सुवोनो की सबसे बड़ी बेटी रीनी अपनी मॉम के साथ काम करने वाले एक पार्टनर के पास जाती है क्योंकि पिछले 1 साल से उन्हें सुवोनो के गानों के पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन वो आदमी रीनी को बताता है कि अब कोई भी सुवोनो के गाने सुनना पसंद ही नहीं करता, इसीलिए उनका एल्बम सेल ही नहीं हो रहा और पिछले 3 साल से सुवोनो का कोई भी नया गाना नहीं आया, इसीलिए वो उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर रीनी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक इनके पास मेडिसिन भी लेने के पैसे नहीं बचे। घर आकर रीनी अपने डैड बहारी को सारी बात बताती है, जो सुनकर उनको भी काफी बुरा लगता है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि सुवोनो ऊंची आवाज में बेल बजाने लगती है, लेकिन ये चीज उन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, इसीलिए किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब रीनी मॉम को खाना खिलाने के लिए ऊपर आई, तब सुवोनो छत की तरफ एक कोने में देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। साथ अजीब ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बेल बजा रही थी, जैसे वो रीनी को कुछ बताना चाहती हो। लेकिन रीनी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और मॉम को शांत करवाकर वहां से जाने लगती है। मगर सुवोनो रीनी को रोकने के लिए पास पड़े हुए सभी बर्तन नीचे गिरा देती है। डर की वजह से सुवोनो की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कांपते हुए वो बेहोश हो जाती है। रीनी को लगा कि मॉम की तबीयत ज्यादा खराब है, जिस वजह से वो पैनिक कर रही है, इसीलिए रीनी उन्हें मेडिसिन देकर वहां से चली जाती है। रात को रीनी का दूसरा भाई टोनी कुछ पैसे लाकर अपने डैड को देता है, जो उसने मॉम की मेडिसिन के लिए अपनी बाइक बेचकर इकट्ठा किए थे। ये देखकर बहारी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उनके हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। टोनी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपना ज्यादातर वक्त उनके साथ ही गुजारता है। आज रात जब वो मॉम के बाल बना रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि उनके बाल काफी तेजी से गिर रहे हैं। इससे पहले कि वो मॉम से इस बारे में बात करता, अचानक ही तेज हवा से पीछे वाली विंडो खुल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई थी, इसीलिए टोनी जल्दी से जाकर विंडो बंद कर देता है। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुवोनो ऊपर उठकर खौफनाक तरीके से विंडो को घूर रही थी, जो देखकर टोनी भी डर गया और फौरन वहां से बाहर आ जाता है। अगली सुबह काम पर जाते हुए टोनी रीनी से मॉम की हालत के बारे में बात करता है, जो दिन बा दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। रीनी को भी पता है कि मॉम रूम के एक कोने में देखकर डरती हैं, इसीलिए वो डैड से कहती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन डैड ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि ये घर भी उन्होंने सेल कर दिया है और अगर वो ये घर छोड़ेंगे तो उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। आधी रात में सुवोनो दोबारा से बेल बजाकर किसी को बुलाने की कोशिश करती है। सभी लोग सोए हुए थे और बेल की आवाज से रीनी की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसने मॉम के रूम में जाकर देखा तो सामने उसकी मॉम एक सफेद चादर लिए विंडो से घर के पास बने हुए कब्रिस्तान को देख रही थी। रीनी मॉम को अपने पैरों पर खड़ा देखकर काफी हैरान हुई। वो मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन मॉम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। रीनी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाकर उन्हें हाथ लगाती है, लेकिन तभी सुवोनो, जो अभी भी अपने बेड पर थी, घबराते हुए बेल बजाने लगती है। ये देखकर रीनी के पांव तले जमीन ही निकल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो सफेद चादर वाली लेडी वहां से गायब हो जाती है। अचानक रीनी की आंख खुली और पता चला कि रीनी एक बुरा सपना देख रही थी, लेकिन हकीकत में भी सुवोनो ऊंची आवाज से बेल बजा रही थी। अब जैसे ही रीनी उनके रूम में गई तो सामने सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। उसकी मॉम वाकई में विंडो के पास खड़ी थी। रीनी डरते हुए उनके पास जाती है और जैसे ही उसने उन्हें टच किया तो मॉम नीचे गिरकर तड़पते हुए वहीं मर जाती है। सारी फैमिली सुवोनो की मौत से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अगली सुबह गांव के सभी लोग मिलकर सुवोनो का फ्यूनरल करते हैं। सुवोनो की फैमिली को लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उनके हालात भी पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आधी रात में रीनी के छोटे भाई को कब्रिस्तान से अजीब खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही उसने उठकर देखा तो सामने कोई साया कब्र से बाहर निकल रहा था, जो देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि उसकी चीख निकल गई। इधर टोनी, जो मॉम की याद में उदास होकर उनके गाने सुन रहा था
उसे मॉम के रूम से उनकी बेल की आवाज सुनाई देती है, जो उनकी मॉम किसी को बुलाने के लिए बजाया करती थी। टोनी काफी हैरान होता है क्योंकि कल ही उसकी मॉम की डेथ हुई है और उनके रूम में इस वक्त कोई भी नहीं था। टोनी आहिस्ता आहिस्ता मॉम के रूम में जाकर लाइट ऑन करता है तो सामने मॉम की बेल अपने आप ही हवा में हिल रही थी। टोनी के अंदर जाते ही बेल जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और जल्दी से अपने रूम में आकर सो जाता है। अगली सुबह भी जब वो रेडियो सुन रहा था तब भी उसमें से लगातार बेल की आवाज आती रहती है। उसी टाइम सुओनो टोनी के पास आकर उसे आवाज लगाती है, जो सुनकर टोनी एकदम से डर जाता है। साथ ही मॉम की कंघी भी उसके हाथ में आ जाती है, जिससे वो उनके बाल बनाया करता था। टोनी घबराते हुए जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उसकी मॉम, जो अभी अभी उसके सामने थी, वहां से गायब हो जाती है। इधर कुएं से पानी निकालते हुए रीनी को शीशे से किसी की झलक महसूस होती है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जब रीनी के छोटे भाई वॉशरूम के लिए गए तो सामने लगी मॉम की पिक्चर देखकर दोनों काफी डर रहे थे। इसीलिए दोनों एक सफेद कपड़ा लेकर मॉम की पिक्चर को कवर करने का फैसला करते हैं। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने पिक्चर के ऊपर कपड़ा डाला तो कपड़ा पिक्चर के बजाय उसके सामने खड़ी अनदेखी सोल के ऊपर पड़ जाता है, जो देखकर दोनों ऊंची आवाज में चीखने लगते हैं। जिनकी आवाज सुनकर रीनी भागते हुए वहां आती है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा इन्होंने देखा था। सारी फैमिली काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी मॉम की सोल अभी तक आजाद नहीं हुई और इसी घर में घूम रही है। इसीलिए सुबह होते ही टोनी मॉम की बेल और कंघी उनकी कब्र में उनके साथ दफन कराता है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और इस बात को काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन घर वापसी पर रीनी का नेबर हेंड्रा उसे बताता है कि जब वो लोग उनकी मॉम को दफना रहे थे तब उसने कब्र के पास एक लेडी को देखा जो काफी खौफनाक लग रही थी और वही लेडी अक्सर उनके घर में भी घूमती है। हेंड्रा के मुताबिक ये उनकी मॉम की सोल है जो इविल स्पिरिट के रूप में उन्हें परेशान कर रही है। असल में हेंड्रा और उसके डैड, जिन्हें गांव वाले उस्ताद जी कहते हैं, दोनों काफी रिलीजियस हैं और एक ऐसे कल्ट का हिस्सा थे जो स्पिरिट्स को देख सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। घर पर हमें रिनी की ग्रैंडमा दिखाई गई जो हमेशा व्हील चेयर पर रहती थी और चल फिर नहीं सकती थी। वो अपने आप ही उठकर चलना शुरू कर देती हैं। शायद उन्हें किसी चीज ने पजेस कर लिया था जो जबरदस्ती उनसे वो काम करवा रही थी जो ग्रैंडमा करने के बारे सोच भी नहीं सकती थी। अब उन्होंने ऐसा क्या किया ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। घर आकर रीनी ग्रैंडमा की व्हील चेयर देखती है, लेकिन ग्रैंडमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रीनी उन्हें आवाज लगाती है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इतने में रीनी का छोटा भाई वॉशरूम में गया, जहां जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रीनी ने जब वहां जाकर देखा तो कुएं में ग्रैंडमा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्होंने पानी में खुद को डुबोकर जान ले ली थी। रिनी और बाकी फैमिली मेंबर्स ये जानते थे कि ग्रैंडमा खुद तो चल नहीं सकती, जरूर किसी ने उन्हें जबरदस्ती कुएं में फेंका होगा। इसके बाद गांव वाले आकर उन्हें कुएं से निकालते हैं, जिसके बाद उनका भी फ्यूनरल कर दिया जाता है। रिनी का छोटा भाई, जिसने ग्रैंडमा को कुएं में देखा था, वो गहरे सदमे में चला जाता है और काफी दिनों तक उसे ठीक से होश भी नहीं आता। एक दिन जब रिनी घर के काम कर रही थी तभी उसे उसकी ग्रैंडमा का एक लेटर मिलता है जो उन्होंने एक तांत्रिक को लिखा था। रिनी जानना चाहती थी कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो इस सब का पता लगाने के लिए हेंड्रा की मदद लेते हुए उसी एड्रेस पर चली जाती है जो ग्रैंडमा ने उस लेटर पर लिखा था। रिनी वहां जाकर डोर नॉक करती है, लेकिन काफी देर तक बाहर कोई नहीं आता, जो देखकर दोनों वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी डोर खोलता है जिसका नाम बुद्धिमान था। रिनी बुद्धिमान को ग्रैंडमा का लेटर देती है, जो देखकर बुद्धिमान उन दोनों को घर के अंदर ले आता है। बुद्धिमान रिनी को बताता है कि मैं और तुम्हारी ग्रैंडमा दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा ने फैमिली प्रेशर में आकर हमारी क्लास के किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। लेकिन उनकी शादी के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। बुद्धिमान बताता है कि मैं एक तंत्रिक हूँ जो आसपास मौजूद हर एक सुपरनैचुरल चीज को महसूस कर सकता हूँ। रीनी की ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि रीनी की मॉम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन काफी सालों बाद जब मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने गया तो तुम्हारी मॉम के घर 4 बच्चे थे, जो देखकर मैं समझ गया कि तुम्हारी मॉम सुवोनो ने ये चारों बच्चे कोई रिचुअल करके हासिल किए हैं और वो नहीं जानती थी कि ये रिचुअल एक शैतानी रिचुअल है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रीनी को बुद्धिमान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, इसीलिए बुद्धिमान उसे एक बुक देता है जिसमें उस रिचुअल के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, जिसको करके सुवोनो ने बच्चे हासिल किए थे। घर आने तक रीनी का छोटा भाई पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका था, लेकिन रीनी और बाकी सबको यही लग रहा होता है कि उसने ग्रैंडमा की डेड बॉडी देखी है, इसीलिए अभी भी वो शॉक में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खाना खाते हुए वो अपने छोटे भाई को घूरता रहता है, जो बात रीनी और टोनी भी नोटिस करते हैं, लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
बाद में वो दोनों बुद्धिमन की दी हुई बुक पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि शैतान उस रिचुअल से किसी भी लेडी को मां बना सकता है, लेकिन उसके बदले वो लेडी के चौथे बेटे को 7 साल का होते ही बल्ली के तौर पर वापस ले लेगा। इनकी मॉम सुवोनो अपने चौथे बेटे को बचाने के लिए एक के बाद एक बच्चा पैदा करती रही और आखिरकार उन्हें भी पता चल गया कि ये रिचुअल ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीनी को टोनी का सबसे छोटा भाई, जो बोल नहीं सकता, जिसकी 3 दिन बाद बर्थडे है और वो 7 साल का होने जा रहा है, यानी उस कल्ट के मेंबर्स आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बुद्धिमान ने रीनी को बताया था कि कल्ट के मेंबर्स बच्चे को तभी अपने साथ लेकर जाएंगे जब वो लोग उन्हें अपनी मर्जी से बच्चा देंगे, लेकिन अगर वो सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रीनी को अभी भी ये सब फालतू की बातें लगती हैं, इसीलिए वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। आधी रात में उनका छोटा भाई जब वॉशरूम करने गया तो सामने उसे अपनी मॉम की सोल दिखाई दी। डर कर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसकी शर्ट पकड़ लेता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकता, इसीलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं देती। असल में उसकी शर्ट उसकी मॉम ने नहीं पकड़ी थी, बल्कि एक कील के साथ अटक गई थी। इतने में उनकी मॉम की सोल लंबे लंबे हाथ बाहर निकालती है, इससे पहले कि वो उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा पाती। बच्चा किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से बाहर ट्रक में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह रीनी और टोनी उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। रीनी ने जब बाहर जाकर देखा तो वो उसी ट्रंक में बेहोश पड़ा हुआ था। रीनी और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, रीनी इस सब से तंग आ चुकी है। वो घर के हालात बेहतर करने के लिए हेंद्रा के डैड उस्ताद जी को अपने घर बुलाती है। उस्ताद जी पूरे घर का जायजा लेते हैं और उन्हें प्रेयर करके गॉड से मदद मांगने के लिए कहते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। रात को रीनी उस्ताद जी के कहने पर प्रेयर करने का सोचती है और अब जैसे ही उसने प्रेयर शुरू की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। रीनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, जो देखकर रीनी की सांस में सांस आती है। लेकिन तभी वो सोल रीनी के स्कार्फ में घुस आती है। रीनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर अगले ही पल वो सोल वहां से गायब हो जाती है। रीनी के डैड बहारी उस टाइम घर पर नहीं थे, इसीलिए रीनी और टोनी दोनों छोटे भाइयों को लेकर उस्ताद जी के घर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनका इस घर में रहना मुश्किल हो चुका था। अगली सुबह बुद्धिमान इमरजेंसी में रीनी को अपने घर बुला रहा था, लेकिन रीनी अपने भाइयों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए हेंड्रा उसकी मदद करता है और रीनी के लिए अकेला ही बुद्धिमान के घर चला जाता है। बुद्धिमान ने रीनी के लिए एक लेटर लिखा था, जो जितना जल्दी हो सके उसे पहुंचना जरूरी था। हेंड्रा वो लेटर लेकर वापसी के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक कोई चीज उसकी बाइक के सामने आ जाती है, जिसे बचाते हुए उसकी बाइक स्लिप हुई और वो नीचे जा गिरा। तभी सामने से आता हुआ एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया और हेंड्रा की घसीटते हुए वहीं मौत हो गई। गांव के कुछ लोग हेंड्रा की डेड बॉडी को उठाकर घर ले आते हैं। तभी उसकी पॉकेट से वो लेटर नीचे गिर जाता है और रीनी उसे उठा लेती है। साफ जाहिर था कि बुद्धिमान ने रीनी के लिए जो लेटर भेजा था, कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं चाहती थी कि वो लेटर रीनी तक पहुंचे, लेकिन अब बुद्धिमान का लेटर रीनी तक पहुंच चुका था। उस्ताद जी अपने जवान बेटे की मौत से काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वो फूट फूट कर रो रहे थे। रात को रीनी घर के डोर और विंडोज बंद करने लगती है। तभी सामने उसे हेंड्रा की सोल दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है। रीनी इसे अपना वहम समझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी हेंड्रा की सोल रीनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। रीनी मदद के लिए चिल्लाती है, तभी टोनी भागता हुआ आकर उसे अंदर ले आता है। दूर खड़े उस्ताद जी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो रीनी की मदद के लिए नहीं आते, क्योंकि उनकी वजह से आज उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। रीनी और टोनी भागकर घर के बैक डोर की तरफ जाते हैं और इतने में उनके डैड बहारी भी घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। रीनी डैड से कहती है कि वो और ज्यादा इस घर में नहीं रुक सकते, जो सुनकर बहारी भी फैसला कर लेते हैं कि सुबह होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये रात इन सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, जिस बात का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रात को जब टोनी छोटे भाई को वॉशरूम के लिए लेकर गया तो अचानक तेज हवा से वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है। टोनी डोर खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक हो चुका था। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ जाते हैं। बहारी किसी तरह डोर तोड़कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन इतने में कोई सोल बच्चे को कुएं में फेंक चुकी थी। बहारी भी बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा देते हैं और बच्चे की जान बचाकर उसे ऊपर ले आते हैं, जिसके बाद रीनी और टोनी रस्सी की मदद से दोनों को ऊपर ले आते हैं। इतने में बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। रीनी जब डोर बंद करने के लिए बाहर आई तो सामने बहुत सारे लोग ब्लैक ड्रेसेस पहने एक लाइन में खड़े थे।
रीनी ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये ब्लैक ड्रेसेस वाले लोग सेटन के स्लेव्स हैं। यही उस शैतान के गुलाम हैं जो उनके सबसे छोटे बेटे, जो सुवोनो का आखिरी बेटा है, उसे लेने आए हैं। लेकिन बहारी दूसरे माँ बाप की तरह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और किसी भी हाल में अपने बेटे को बलि के तौर पर नहीं देना चाहता। इसीलिए ये लोग सभी डोर्स और विंडोज को अच्छे से लॉक कर देते हैं। इतने में ही ग्रैंडमा की व्हीलचेयर अपने आप ही मूव करने लगती है और फिर बहारी के ऊपर गिरकर उसे मारने की कोशिश करती है। बहारी, रीनी और टोनी जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए एक साइड में हुए तो उस रूम का डोर लॉक हो जाता है और दोनों छोटे बच्चे बाहर ही रह जाते हैं। अंदर से ये लोग डोर खोलने की काफी कोशिश करते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता। बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखर जाता है। वो शैतानी पावर उस बच्चे को अपनी तरफ खींचने ही वाली थी कि उसका भाई आकर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसने छोटे भाई को टच किया तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। उस रूम का डोर भी अपने आप ही खुल जाता है जहां रीनी, टोनी और उनके डैड लॉक्ड थे। बाहर आकर सारी फैमिली सबको बिल्कुल ठीक देखकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। बाहर अभी भी वो लोग उसी हालत में खड़े थे, जो देखकर बहारी गुस्से में आ जाता है और अंदर से एक चाकू लेकर उनकी तरफ जाता है उन्हें डराने के लिए। बहारी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन उन लोगों पर बहारी की किसी भी बात का असर नहीं होता, जो देखकर टोनी भागता हुआ डैड के पास आता है और उन्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो सेटन के स्लेव्स वहां अजीब से रेड कलर के बीज फेंक कर वापस चले जाते हैं। इन बीजों का मतलब ये था कि वो लोग दोबारा से वहां आएंगे और उस बच्चे को लेकर जाएंगे। किसी तरह ये रात गुजर जाती है और सुबह होते ही ये लोग अपना सामान पैक करके सिटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रीनी आखिरी दफा अपनी मॉम की खबर पर जाती है, जहां रास्ते में उसे वही रेड कलर के बीज दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनका मतलब समझ नहीं पाती और घर वापस आ जाती है, जहां अब तक उस्ताद भी उनके घर आए हुए थे, जो उस दिन के लिए माफी मांग रहे थे जब उन्होंने रीनी की मदद नहीं की थी और वो दूर खड़े बस देख रहे थे। सारा दिन ये लोग टैक्सी के आने का वेट करते हैं, लेकिन किसी वजह से टैक्सी नहीं आती और मजबूरन ये रात भी इन्हें इसी घर में ही गुजारनी पड़ती है। आज रात उस्ताद जी भी इनके घर ही रुकते हैं, क्योंकि कल ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। रात को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक ही पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जब काफी समय तक लाइट नहीं आती तो सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तब रीनी को बुद्धिमान का दिया हुआ लेटर याद आता है, जो हेंड्रा लाते हुए मारा गया था। रीनी वो लेटर पढ़ती है, जहां लिखा था कि सेटन के स्लेव्स अपने बीज उस घर के सामने फेंकते हैं, जिनके कल्ट का मेंबर उस घर में मौजूद होता है। ये पढ़कर रीनी सारी बात समझ जाती है। वो जल्दी से जाकर टोनी से बात करती है कि अब तक उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उनके साथ नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई, जो सबसे छोटा है और बोल नहीं सकता, उसके साथ हो रहा था। उसे ही हमेशा कोई सोल परेशान करती है, क्योंकि वो सेटन के स्लेव्स के कल्ट का मेंबर है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इन्हें मॉम की बेल की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों ही डर जाते हैं। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो सामने इनकी मॉम की सोल खड़ी थी, जो काफी खौफनाक आवाज निकाल रही थी। इधर इनका छोटा बच्चा, जो बोल नहीं सकता था, विंडो की तरफ देखकर किसी के साथ बातें कर रहा था, बिल्कुल ठीक इंसानों की तरह बोल रहा था। ये देखकर दूसरा भाई एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि 7 साल तक वो न बोलने का नाटक कर रहा था। तभी वो डरावनी स्माइल करते हुए घर से बाहर चला जाता है। बच्चों के डैड बहारी को अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे क्या कुछ हो रहा है। नीचे उस्ताद जी भी थे, जिन्हें सुवोनो की सोल दिखाई देती है। उस्ताद जी आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करते हैं, लेकिन सामने जाकर वो सोल उन्हें मार देती है, जिनकी आवाज सुनकर बहारी भी उठ जाता है और तीनों भागते हुए उनके पास जाते हैं। पीछे से उन्हें छोटा बेटा आवाज लगाता है, जो डैड को अपने कल्ट के लोगों के पास बुला रहा था। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि जिस बच्चे को ये लोग सालों से पाल रहे थे, वो कभी उनका बच्चा था ही नहीं। अब सभी कल्ट मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर ये सभी जल्दी से अंदर वाला डोर बंद करके बैक डोर से बाहर जाने लगते हैं। इतने में बुद्धिमान भी वहां आ जाता है, जो इन सभी को लेने आया था। अब ये लोग जल्दी से बुद्धिमान की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें काफी हफ्तों बाद सारी फैमिली दिखाई जाती है, जो अब सिटी में शिफ्ट हो चुके थे। इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी, लेकिन सेटन के स्लेव्स ने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ दिनों बाद इनके यहाँ एक नई नेबर आ जाती है, जो हर रोज इनके घर कुछ खाना दिया करती थी। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये भी उसी कल्ट की मेंबर है, जिससे जान छुड़ाकर ये लोग सिटी में शिफ्ट हुए थे। यानी अब इन पर पहले से भी ज्यादा बुरा टाइम आने वाला है, जिसके लिए ये तैयार भी नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।